अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमार तारक, आपका फिजिक्स टीचर। हम लोग आज के लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और तरीका वही है बेटा, सेम पैटर्न है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, इनका कंटेंट आपको डॉक्यूमेंट की सूरत में पोर्टल से मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3.1 है, वो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन एंड गिव देयर एसआई यूनिट्स। तो बेटा देखें, आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे तो बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करे तो बॉडी विल बी सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। अगर इसके डायरेक्शन की बात, यूनिट की बात की जाए तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। जब बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इन तीनों को डिफाइन करना है और वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन यूनिट को एक्सप्लेन कर देना है। देन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.2, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू द वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। कि जब आप किसी बॉडी को ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो करें तो देखें ग्रेविटी का अट्रैक्शन की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, बॉडी जा रही है अपवर्ड, तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन को हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि बॉडी इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसकी डायरेक्शन क्या लिया जाएगा बेटा? नेगेटिव लिया जाएगा। रीजन क्या है? वो अलग जा रही है एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर। Then वो कहता है 3.3 क्वेश्चन है, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ सो एक्सप्लेन। क्या आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है? तो इसी केस को देख लें। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बॉडी एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी और फिर वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन ग्राउंड की तरफ। तो जाते हुए इसकी डायरेक्शन देखें नेगेटिव थी, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रही थी, और वापस आते हुए इसके डायरेक्शन टुवर्ड ग्रेविटी थी, हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है। देन क्वेश्चन नंबर 3.4 है, वो कहता है कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, कहता है बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इफ इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। तो इट्स रॉन्ग। स्पीड के चेंज होने से स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, ये बात दुरुस्त नहीं है। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। इट इज ट्रू। सर्कुलर मोशन के केस के अंदर जब आपके पास स्पीड जो है ये कांस्टेंट हो भी जाए तो भी सर्कुलर मोशन में बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इस डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। सी है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। कि किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो सकता है, हालांकि उसकी जो उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, हालांकि उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो, तो ये बात भी पॉसिबल है। जब आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन वहां पे जी जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो जीरो नहीं होता। देन है लास्ट स्टेटमेंट है, वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। तो अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया उसको रिवर्स कर सकता है, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर ए को छोड़ के सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 3.5 है, वो कहता है कि a man standing on the top of the tower throws a ball straight up with initial velocity vi and at the same time throws a second ball straight down with the same speed, which ball will have larger speed when it strikes the ground ignoring the air friction? कि किसी हाइट के ऊपर कोई बंदा खड़ा था, लेट्स सपोज यहां पर एक बंदा खड़ा था, इसने एक हाथ से एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया स्पीड vi के साथ, एट द सेम टाइम उसी स्पीड vi के साथ इसको नीचे थ्रो किया, नो फ्रिक्शन, इस पूरे इन्वायरमेंट में कोई फ्रिक्शन नहीं है। कहता है कि जब ग्राउंड पर आकर दोनों बॉल्स पड़ेंगे तो बताएं स्पीड किसकी ज्यादा होगी? तो बेटा स्पीड किसी की भी ज्यादा नहीं होगी, दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि जब आपने उसको इनिशियली थ्रो किया तो दोनों की स्पीड सेम थी। अब फ्रिक्शन नहीं थी, फ्रिक्शन होती तो स्पीड लॉस होती, फ्रिक्शन नहीं थी, स्पीड लॉस ही नहीं, जो स्पीड से वो फेंक गई उसी से पहुंची। हाँ, एक फैक्टर होगा कि जो बॉल आपने अपवर्ड फेंकी है ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और ये देर से आके पहुंचेगी, लेकिन जो बॉल आपने डायरेक्टली नीचे फेंकी वो पहले पहुंच जाएगी, तो टाइम का गैप आएगा, स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा।
देन वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3.6 में कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस in which the velocity v and acceleration of a car are parallel, anti-parallel, perpendicular to each other. v is 0 but a is not 0, a is 0 but v is not 0. तो पैरेलल की बात देखिए, अगर आपके पास बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी के डिक्रीज होने से क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन में उसको डेसेलेरेशन हम कहेंगे, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल. थर्ड केस है कि आपके पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब बॉडी सर्कल में मूव करे तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. v is 0 but a is not 0. v is 0 but a is not 0. स्टेटमेंट नंबर 4 है, वो कहता है कि when opposing force is acting, जब किसी भी बॉडी के ऊपर अपोजिंग फोर्स एक्ट करे, the car slows down, कार रुक जाती है, and at the end point v is 0. लास्ट में v 0 होता है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है. वेलोसिटी एक मैक्सिमम से 0 हुई तो एक्सेलरेशन होगा. लास्ट पॉइंट है a is 0 but v is not 0. तो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सेलरेशन 0 होता है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होती. ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.6. नाउ क्वेश्चन नंबर 3.7 है. 3.7 के स्टेटमेंट देखें. वो कहता है कि मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि जो मोशन है कांस्टेंट वेलोसिटी से वो स्पेशल केस है मोशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो यस, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इफ चेंज इन वेलोसिटी इज 0 यानी कि वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा. और इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ये है स्पेशल केस ऑफ मोशन. तो ये क्या है, दुरुस्त बात है. देन वो कहता है कि 3.8 में कहता है कि फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स फॉर अ गिवन टाइम एंड स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो आपने फॉर्मूला पढ़ा बेटा, F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए के लिए आप लिखेंगे डेल्टा V बाई टी. F इज इक्वल टू एम, डेल्टा V को लिखेंगे VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टी. F इज इक्वल टू MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाई टी. F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3.9 है. वो कहता है कि डिफाइन इंपल्स और शो करेंगे लीनियर मोमेंटम से क्या है रिलेट करता है. तो इसी को इधर मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करेंगे तो F क्रॉस डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P. F क्रॉस डेल्टा T होता है इंपल्स जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर है. इंपल्स क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है इंपल्स. तो ये हो गया प्रूफ. देन वो कहता है कि स्टेट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्सप्लेन अंडर व्हाट कंडीशंस दिस लॉ इज यूजफुल. तो लॉ ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम को बताना है. आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे. पहली बात. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो इस तरह से आपने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है दोनों बातों को लिख के. फिर वो कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन. क्वेश्चन नंबर 3.11 है. एक्सप्लेन हाउ वुड बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस. तो इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन को हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल अगर दोनों कंजर्व रहे तो कोलिजन विल बी इलास्टिक. और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है कि अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल दोनों जो है, सॉरी मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जो है वो कंजर्व ना रहे तो कोलिजन विल बी इनइलास्टिक. अब जो आपके पास बाउंसिंग बॉल है, जब आप किसी भी बॉल को हिट करते हैं ग्राउंड के ऊपर तो वो अगर वापस एग्जैक्ट उस लेवल तक आ रही है जहां से आपने उसको हिट किया तो कोलिजन विल बी इलास्टिक. और अगर वो उससे ऊपर या नीचे किसी लेवल पर जा रही है तो कोलिजन विल बी इनइलास्टिक. देन क्वेश्चन नंबर 3.12 है. वो कहता है कि व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन. बेटा ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था. उसमें हमने रेंज भी फाइंड की थी, टाइम भी फाइंड किया था और मैक्सिमम रेंज भी फाइंड की थी. तो ये वही चीज है, इसको दोबारा लिखने की, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप उसका वो लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर आप देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3.13 है. वो कहता है कि एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन द पाथ डज द प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड. तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम बनाएं इस तरह से. यहां पर आपके पास Vx भी है, Vy भी है, यहां पर Vx भी है, Vy भी है. जबकि इस पॉइंट पर आपको याद है सिर्फ Vx था, Vy कंपोनेंट 0 था. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट पर आपके पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है तो वेलोसिटी विल बी मिनिमम. और एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हैं तो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. तो बताएंगे मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी विल बी मिनिमम और प्रोजेक्शन के पॉइंट पर और लैंडिंग के पॉइंट पर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम.
देन वो कहता है कि बहुत सी स्टेटमेंट्स दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3.14 में, कहता है बताएं इसमें से कौन सा पाथ, क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। ऑप्शन है द पाथ फॉलोड बाय एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा था, अनपावर्ड अनगाइडेड, और ट्रैजेक्टरी दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो अनगाइडेड अनपावर्ड प्रोजेक्टाइल जो होगा उसका पाथ ही क्या कहलाएगा, उसका पाथ ही कहलाएगा ट्रैजेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.15 है, वो कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन। वन है द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, नो दिस इज रॉन्ग, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंजेस, दिस इज करेक्ट कि आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की शॉर्ट क्वेश्चंस। होपफुली आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड हो रही होंगी, ना भी हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, नए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।